एवरीवन वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आयन एक्सचेंज के बारे में। आयन एक्सचेंज का जो शेयर है इसके बारे में जानेंगे और इसका पूरा बिजनेस का एनालिसिस करेंगे, फिनेंशियल एनालिसिस करेंगे, वैल्यूएशंस वगैरह पे ध्यान देंगे, बोरोइंग्स वगैरह क्या क्या है। फिर टेक्निकल चार्ट्स पे हम लोग बताएंगे आपको कि इसमें क्या लगता है, हमारा क्या ओपिनियन है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, या फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के टारगेट्स क्या हो सकते हैं और क्या ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ये कंपनी अच्छी है या नहीं है। सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सभी तरह की स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि किसी भी तरह के अपडेट्स आपके मिस ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक स्टॉक मार्केट टिकर के बारे में बताना चाहूँगा जो कि इंडिया में पहली बार है। ये बीट द स्ट्रीट का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे सभी तरह की मार्केट की खबरें ऑटोमेटेड बेसिस पे अपडेट हो जाती है। अगर आप देखोगे, भले आप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हो या कोई फंडामेंटल एनालिसिस हो, जेफरीज की जैसे लोडा पे रिपोर्ट आई है, फिर कॉन कॉल की वगैरह जो अपडेट्स आती है, Q4 रिजल्ट्स वगैरह, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी थोड़े टाइम पर यहाँ जैसे कि अभी टेलीकॉम का डेटा आया है, Q4 रिजल्ट्स वगैरह, तो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और यहाँ पे उसको आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं बीट द स्ट्रीट से। चलिए आयन एक्सचेंज की सबसे पहले बिजनेस को समझ लेते हैं। देखो, मैं एक सिंपल सी सादी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, ये वाटर और वाटर ट्रीटमेंट और वाटर प्यूरिफिकेशन में काम करते हैं। ठीक है, अभी इनके ना तरह तरह के इसी काम को करने के तरह तरह के तरीके होते हैं। चलो, जैसे कि अगर अपन देखेंगे, सबसे पहले देखो, ये वाटर ट्रीटमेंट, एनवायरमेंट सॉल्यूशंस और वेरियस इंडस्ट्रीज़ को ये लोग कैटर करते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, उसमें से यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया में 7 है और बाकी यहाँ पे बांग्लादेश, यूएई, बहरीन और इंडोनेशिया में 4 प्लांट अलग है। तो टोटल 7 + 4 11 प्लांट है इनके। उसी के अलावा यहाँ पे इनकी अदर ज्योग्राफीज में भी प्रेजेंस है जहाँ पे ये लोग पार्टनर्स के थ्रू यहाँ पे काम करते हैं। बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे इनका एक इंजीनियरिंग बिजनेस है जो कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है और इसी के कारण अभी स्टॉक भागा है। इंजीनियरिंग बिजनेस में मतलब मैं आपको समझाऊं तो क्या होता है, देखो यहाँ पे ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, जैसे केमिकल इंडस्ट्री हो गई या फिर जो जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वाटर निकलता है। अगर आप देखोगे किसी भी फैक्ट्री में अगर आप कभी गए होंगे तो वहाँ पे ना वेस्ट वाटर बहुत निकलता है और यहाँ पे एनवायरमेंट कंसर्न्स के कारण उस वाटर को ट्रीट करना पड़ता है। तो ये इंजीनियरिंग वाला जो बिजनेस है ना, ये वो काम करता है, वाटर और वाटर ट्रीटमेंट का काम करता है, जहाँ पे डिस्टिलेशन वगैरह और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और वहीं पर ये सारे चीज़ों के काम करते हैं। उसके बाद केमिकल्स का काम होता है। केमिकल्स का काम बेसिकली क्या है, वाटर और वाटर ट्रीटमेंट प्यूरिफिकेशन में बहुत सारे केमिकल्स रखते हैं। जैसे कि आपके आरओ में भी है ना, कोई केमिकल काम आता है जब जाके वाटर प्योरीफाई हो जाता है। तो इसी तरह के यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स, रेजिन्स और आयन एक्सचेंज के यहाँ पे है ना ये लोग बेचते हैं और वाटर ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स वगैरह में जो केमिकल्स काम आते हैं वो यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, आप एक ध्यान देना, कभी भी बिस्लरी का आप पानी पीते हो और आप एक अपना घर का नॉर्मल पानी पीते हो तो उसमें एक फ़र्क होता है टेस्ट में। वो क्यों होता है? क्योंकि बिस्लरी के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल मिक्स होते हैं। तो उस तरह के केमिकल्स यहाँ पे काम है ना ये कंपनी बनाती है। उसके अलावा इनका जो एक और बिजनेस है जो कि बहुत कम है बट वो बहुत मार्जिन ज़्यादा है, बट उसमें अभी कंपनी ध्यान नहीं दे रही है। ये कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस है जहाँ पे होटल, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और रेलवेज वगैरह में, जैसे IRCTC का इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो उसको ये ना वाटर वगैरह सप्लाई करता है। और फिर इनका एक और काम है जो कि बेसिकली इंस्टॉलेशन वगैरह का है। उसके अलावा है ना इनका एक प्योरीफायर भी था। अगर आप देखोगे 0B करके इनका एक है ना प्योरीफायर आया था, बट उसमें है ना इन लोग ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि इन लोग का मेन था कि हम लोग है ना एडवर्टाइजमेंट पे हम लोग स्पेंड नहीं करेंगे। और वैसे भी यूरेका, फॉर्ब्स और जो टाटा प्योरेल्ट है वो यहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर थे, तो उनका एक ये भी था। और फिर उन लोग ने ना RO के लिए केमिकल वगैरह भी बनाए थे। RO जो अगर आप देखोगे तो RO वगैरह जो सिंथेसिस होते हैं तो ये भी इन लोग ने सबसे पहले निकाले थे। और फिर इनकी है ना वेंडिंग मशीन्स भी आती है, वाटर वेंडिंग मशीन, जो कि आप देखते हो बड़ी बड़ी जगह पे है ना वाटर वेंडिंग मशीन्स होती है, तो ये भी वो बनाती है। और सबसे पहले इंडिया में है ना RO की जो टेक्नोलॉजी इन्हीं लोगों ने डेवलप करी थी करीबन 1986 या 1985 के करीब। इसको है ना रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं, उसको यहाँ पे इन लोग ने डेवलप किया था। अच्छा, इनके जो क्लाइंट्स है, अगर आप देखोगे बड़े बड़े क्लाइंट है, NTPC, NPC, रिलायंस, IOCL, JSW, CPCL, L&T, ArcelorMittal, निप्पॉन स्टील जो कि अभी गुजरात में नया प्लांट है। ठीक है, नयारा एनर्जी, IRCTC, भेल, टाटा ग्रुप, ये सारी कंपनीज है। और आप देखोगे ये सभी ऐसी कंपनीज है जो हैवी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे बहुत तरह तरह के वेस्ट निकलते हैं। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल के अंदर यहाँ पे लीला हो गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग हो गया, ताज होटल्स हो गया, हॉलीडे इन हयात वगैरह, इनके होटल बिजनेस है ना। और इंटरनेशनल के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे मित्सुबिशी है, ठीक है, यूनिलीवर ग्रुप है, तो ये सारी चीज़ें इनके यहाँ पे मतलब क्लाइंट बेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, कंपनी ओवरव्यू के बारे में और जाने
सबसे पहले 1964 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगर इसको देखेंगे 56 ईयर्स ऑफ ऑपरेशंस हो चुके हैं। उसके अलावा कंपनी के जो यहाँ पे जो इंडस्ट्री सर्व है वो म्यूनसिपैलिटीज़ को भी ये काम करके देता है, होम्स, कम्युनिटीज़, अर्बन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे ये क्या क्या काम करते हैं डिटेल में अगर अपन जानना है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट का काम करता है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, सी वाटर डिस्टिलेशन, ठीक है, डिसैलिनेशन, लिक्विड डिस्चार्ज, अगर आप देखोगे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट वगैरह और वाटर ट्रीटमेंट का काम होता है। उसके अलावा ये लोग है ना आयन एक्सचेंज रेजिन्स बनाते हैं, मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स जो कि वाटर ट्रीटमेंट और प्योरिफिकेशन में काम लगाते हैं। इनके 2 यहाँ पे R&D फैसिलिटीज़ है और वहीं पे अगर आप देखोगे 2 एप्लीकेशंस और टेस्टिंग सेंटर्स भी है। उसके अलावा कंपनी के पास कुछ 50 पेटेंट्स है जो कि इनके पास है। मतलब पेटेंट्स क्या होते हैं, देखो अभी है ना कंपनी बहुत तरह तरह की टेक्नोलॉजी बनाती है, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस है, कोई और यूज़ ना कर पाए और यूज़ करे तो इनको पैसा दे, तो उसके लिए ना ये लोग कुछ भी अपनी नई टेक्नोलॉजी या नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए पेटेंट ले लेते हैं। तो ये इनके 50 पेटेंट और 100+ प्रोडक्ट्स इनके कॉमर्शियलाइज्ड है। फिर कंपनी के यहाँ पे 100+ चैनल पार्टनर्स है, 36 सेल सर्विस सेंटर्स है और बाकी मैंने बता दिया अफ्रीका, जापान, मिडिल ईस्ट, रशिया, साउथ एशिया, यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा वगैरह इनमें इनका काम होता है। FY 2021 का ब्रेकअप देखोगे तो यहाँ पे 63% बिजनेस यहाँ पे वो केमिकल वाला जो ट्रीटमेंट है ना इंडस्ट्रीज को करने से आता है, 30% यहाँ पे केमिकल से आता है, 7% कंज्यूमर प्रोडक्ट से आता है। जोग्राफिकल ब्रेकअप देखोगे 42% इनका एक्सपोर्ट होता है और 58% इंडिया में है। Q4 FY 2021 की अगर परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे अपन स्टैंड अलोन पे बात करते हैं। इनकी जो ऑपरेटिंग इनकम रही है 4,400 मिलियन रही है। फिर जो इनका ऑपरेटिंग एबिटा रहा है वो यहाँ पे 857 मिलियन का ऑपरेटिंग एबिटा रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे 19.25% रहे हैं और यहाँ पे 705 मिलियन का इनका प्रॉफिट हुआ है। पैट मार्जिन यहाँ पे 15.84% है और यहाँ पे जो डाइल्यूटेड EPS बैठता है वो 60 रुपये का बैठता है, ठीक है। तो लगभग ये सारी जो चीज़ें, और इसमें एक जो मैं आपको पूरी बात बताना चाह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्या है, Q4 में जो मार्जिन है ना 19% के करीब था और ओवरऑल जो मार्जिन है वो 14% था। मतलब आप देखो Q4 में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है। मार्जिन एक्सपेंशन में हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, किसी भी कंपनी में अगर EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन होता है ना तो बहुत बड़ा मूव होता है। और अगर ये वाला मार्जिन जो 19% है ये अगले क्वार्टर या फिर जैसे ये क्वार्टर छोड़ दे तो उसके नेक्स्ट क्वार्टर मेंटेन रहता है तो कंपनी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा परमानेंट यहाँ पे चीज़ों को बदला है, जिसके कारण उनके प्रॉफिट अब इसी तरीके से रहेंगे। मतलब उनका मार्जिन बढ़ेगा, कंपनी के मार्जिन बढ़ना है बहुत बड़ा फैक्टर होता है और ये एक चीज़ मैं हर बार फोकस करता हूँ। ऑपरेशनल हाइलाइट्स की बात तो यहाँ पे जो बिजनेस के अंदर ग्रोथ आई है, इंजीनियरिंग और केमिकल्स के अंदर ग्रोथ आई है, बट ये जो कंज्यूमर प्रोडक्ट वाला बिजनेस है इसके अंदर थोड़े बहुत अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही बिकॉज ऑफ कोविड-19, ठीक है ना, ये इतना चालू नहीं हो पाया। बाकी उसी के अलावा अगर आप देखो कि फिनेंशियल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट था, बट यहाँ पे सेकंड वेव के कारण कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे ये सारे जो चैलेंजेस हैं इस क्वार्टर के अंदर वो बहुत सारे आ रहे हैं और वो सारी चीज़ें हैं। उसी के अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल इनका जो प्रेजेंस है उसके कारण यहाँ पे ऑर्डर फ्लो आ रहा है। ऑर्डर फ्लो की बात करें अगर इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 6,620 मिलियन की 6,620 मिलियन की ऑर्डर बुक है। श्रीलंका में एक इनका बहुत बड़ा ऑर्डर चल रहा है। उसके अलावा अगर आप देखोगे 54 मिलियन का है। और बिड पाइपलाइन का मतलब क्या हुआ, ये कंपनी का एक्सपेक्टेशन है 60,000 मिलियन के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स खुलेंगे इस साल के अंदर, ठीक है। मतलब मैं आपको बिड पाइपलाइन का मतलब समझाऊं कि कंपनी यहाँ बिड करने वाली है। कंपनी ने टारगेट कर रखा है कि मान लीजिए NTPC का कोई नया प्लांट आ रहा है या JSW का कोई प्लांट आ रहा है, ठीक है, भूषण स्टील में अपन को बिड करना है, तो वो यहाँ पे कंपनी ने सोच रखा है। तो ऐसे 60,000 मिलियन के नए प्रोजेक्ट्स कंपनी के दिमाग में है जिन पे ये लोग है ना बिड करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि 60,000 इनकी ऑर्डर बुक बन जाएगी, है ना, ऐसा नहीं होगा। 60,000 के अलावा और भी प्लेयर्स होते हैं, जैसे प्राज इंडस्ट्रीज है ना, वो भी इस तरह का काम करती है, ठीक है। और प्राज इंडस्ट्रीज के बिजनेस बहुत अलग है, तो आप किसी को भी किसी कंपनी से कंपेयर मत कीजिएगा कि ये प्राज इंडस्ट्रीज जैसा है, वैसा नहीं है। प्राज इंडस्ट्रीज का बिजनेस थोड़ा अलग है, बट उनका वाटर ट्रीटमेंट का भी काम होता है। बाकी अगर आप देखोगे इनकम अपन यहाँ पे जो स्टैंड अलोन है इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि अपन एज अ जो शेयर होल्डर है वो कंसोलिडेटेड इनकम के यहाँ पे शेयर धारक है। तो अपन अगर यहाँ पर देखेंगे QoQ परफॉर्मेंस देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Q-on-Q बेसिस और YoY बेसिस पे भी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन जो कि मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, 19% हो गया। और अभी यहाँ पे जो पहले मार्जिन थे ना वो 11-12% के थे। पैट मार्जिन के अंदर लगभग ये पैट मार्जिन तो डबल हो गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा अगर आप देखोगे प्रॉफिट यहाँ पे 140% से बढ़ा है और यहाँ पे 166% से बढ़ा है Q-on-Q बेसिस पे। तो ये सारी तरह की चीज़ें रही है। अब यहाँ पे इसमें कुछ और चीज़ें अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का फिनेंस कॉस्ट भी कम हुआ है। अगर आप देखोगे पिछली बार से तो फिनेंस कॉस्ट फ्लैट रहा है, बट ये सारी चीज़ें हैं।
तो ओवरऑल यहाँ पे फिनेंशियल्स में ना ये सारी चीज़ें थी। सेगमेंट वाइज ब्रेकअप मैंने आपको बताया था, इंजीनियरिंग बिजनेस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, केमिकल्स के अंदर ग्रोथ हुई है, और जो सबसे खराब परफॉर्मेंस रही है वो बेसिकली कंज्यूमर प्रोडक्ट की रही है, ठीक है। और इबिट में भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इबिट में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन है, और इसका जो इबिट मार्जिन है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वहीं पर अगर अपन इसका इबिट मार्जिन देखिए, उसके अंदर भी एक्सपेंशन है, बट यहाँ पे सीधा डबल हो गया है। और वहीं पर अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ये बिजनेस है ना, ये लॉस मेकिंग है। क्यों? क्योंकि कंपनी इस पे काम नहीं करती, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में जाने के लिए ना एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग स्पेंड लगता है, ठीक है। अगर आप देखोगे आयन एक्सचेंज, आपको पता है क्या? नहीं पता है। मतलब बिस्लरी का नाम पता है, अपन ने बाकी सभी का नाम सुना है, आयर जैसे वो रेल नीर का नाम सुना है, उनका एडवर्टाइजमेंट कितना आता है जब जाके अपने नाम सुनते हैं। बट यहाँ पे ये कंपनी है ना, एडवर्टाइजिंग नहीं कर रही, तो ना इनका मार्केट है, ना इनको कैप्चर करना है, ना ये लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है। और बस यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि कंपनी ने अपना ना लॉस कम किया है और रेवेन्यू बढ़ाया है, तो वो मेरे को एक अच्छी चीज़ लगी कि इस बिजनेस में भी यहाँ पे एक्सपेंशन किया जा रहा है, ठीक है। मतलब इसमें इंप्रूवमेंट किया जा रहा है, एक्सपेंशन तो नहीं है। चलिए FY21 की परफॉर्मेंस देख लो, तो लगभग यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो थोड़ा कम रहा है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे लॉकडाउन के कारण ये सारी चीज़ें इंपैक्ट हुई थी। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे पैट के अंदर यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ है, 52% का पैट ग्रोथ है, जो कि बेसिकली पॉसिबल हो पाया। पैट मार्जिन के अंदर ग्रोथ है जो कि 3% की है, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। बाकी ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन के अंदर भी एक्सपेंशन है, बट यहाँ पे अभी कंपनी का मेरे को ये देखना है कि कंपनी जो कंपनी ने अभी एबिटा मार्जिन पोस्ट किया 19%, ये यहाँ पे हिट ऑन रहने चाहिए, मतलब सॉरी हिट ऑन नहीं, बल्कि ये स्टेबल रहने चाहिए, ये मेंटेन रहने चाहिए। अगर वापस कंपनी के मार्जिन 12-11% पे आ गए तो यहाँ पे शेयर प्राइस में थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद कंसोलिडेटेड मैंने आपको बताया था, ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें इंजीनियरिंग मार्जिन अपन ने देखा था, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल फाइनेंशियल ओवरव्यू अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे जो कंपनी ने ग्रोथ करी है वो ठीक ठीक ग्रोथ करी है, लगभग है ना 10-15% का रेवेन्यू कंपनी बढ़ा ही लेती है, तो ये सारी चीज़ें होती है। और बाकी मार्जिन एक्सपेंशंस तो कंपनी ने किए हैं, बट ये स्टेबल रहने चाहिए, मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, ठीक है। बाकी स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रेवेन्यू का CAGR ग्रोथ है 12% का, जैसे कि मैंने बताया था। ऑपरेटिंग एबिटा में 40% ग्रोथ है, पैट में 45% है, और नेट डेट टू इक्विटी रेशो जो अभी अगर आप देखोगे तो 0.88 हो चुका है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेट डेट यहाँ पे कंपनी की थोड़ी यहाँ पे बढ़ गई है। अगर अपन बैलेंस शीट पे भी देख लेंगे, ROE की बात करें तो वो लगभग यहाँ पे करीबन ROE जो है वो यहाँ पे 23% है, और ROC यहाँ पे 26% है। वर्किंग कैपिटल डेज बहुत कम हुए, इसका मतलब क्या है, कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है, मतलब है ना जो पैसा ब्लॉक हो जाता है लोन दे, मतलब है ना शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेने में, डेबिट देने में, वो सब जो होता है ना, वो कंपनी कम हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, बैलेंस शीट स्टैंड अलोन अपने को मतलब नहीं, कंसोलिडेटेड अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड यहाँ पे जो रिजल्ट है वो कंपनी ने बताया है, इसके अंदर भी जो CAGR ग्रोथ है लगभग वही है। और अच्छा, पूरे कंपनी के लिए जो यहाँ पे ROC ROE वो 32 और 28% है, और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज में भी कम हुआ है। बैलेंस शीट की बात करें, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए नॉन करंट लाइबिलिटीज़, अगर आप देखोगे तो इनकी जो लाइबिलिटीज़ है वो यहाँ पे कम हुई है, ठीक है। उसमें अगर अपन फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ पे फोकस करें तो बोरिंग्स कंपनी ने कम करी है, अदर लीज लाइबिलिटीज़ को भी कम किया है, प्रोविजंस वगैरह तो ठीक है। फिर यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ में बात करें तो उसको भी कंपनी ने कम किया है। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी ने लाइबिलिटीज़ को कम किया है, बट यहाँ पे इक्विटीज़ के अंदर है ना अभी भी यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। नेटवर्थ अगर आप देखोगे कंपनी की बढ़ गई है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी नेट डेट टू इक्विटी जो रेशो है वो अगर आप देखोगे पूरी कंपनी का स्टेबल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। बाकी PPE के अंदर अगर आप देखते हो तो FY21 के अंदर जो असेट्स के अंदर ग्रोथ है ना वो बहुत कम है, तो मतलब कंपनी ये आप समझो कि एक्सपेंशन नहीं कर रही है, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर आप देखोगे बहुत ही मिनिमल है, अगर आप देखोगे 115 से 146 हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बट यहाँ पे कंपनी का जो एक्सपेंशन है ना वो बहुत कम है। तो अगर आप देखोगे कंपनी ने कहीं डिस्क्लोज भी नहीं किया कि हम लोग कोई नया एक्सपेंशन वगैरह ला रहे हैं, ऐसा कुछ है भी नहीं, ठीक है। बाकी कंपनी की जो असेट्स है उसमें ओवरऑल सारी चीज़ें ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंस अगर आप देखते हो तो कंपनी का जो बैंक बैलेंस है वो 4000 मिलियन प्लस 900 मिलियन करीबन 5000 मिलियन का है, और वही कंपनी का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो ओवरऑल कंपनी अगर आप देखोगे तो नेट डेप्ट जो है ना वो नेट कैश है, नेट डेप्ट नहीं है, ठीक है। मतलब जब आप ग्रॉस डेप्ट को यहाँ पे कैश से माइनस कर देते हो, अदर करंट एसेट से माइनस लिक्विड एसेट से माइनस करते हो, तो यहाँ पे या तो नेट कैश आता है या नेट डेप्ट आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा, मार्केट अगर आप देखते हो आयन एक्सचेंज का यहाँ पे शेयर प्राइस बताया गया है, वो कैसे चला है, क्या क्या हुआ है, तो वो सारी शेयर प्राइस मूवमेंट है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर अपन देखें तो मैं इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करता हूँ। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक है जो कि 27% है। इन लोग ने यहाँ पे जो स्टेक कम किया था वो यहाँ पे सितंबर 2019 में कम किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अभी स्टेक है वो एकदम स्टेबल है, ठीक है। और वहीं पे FII की स्टेक की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे उनका FII का स्टेक बढ़ाया गया है, वहीं पे DIIs ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला इसमें इन्वेस्टर थे, वो अब यहाँ पे हट चुके हैं,
अगर आप देखोगे उनका दिसंबर तक यहाँ पे पहले स्टेक 3.94% था, लगभग 4% स्टेक था। अभी या तो उन्होंने पूरी कंपनी को बेच दिया या फिर उनका स्टेक 1% से कम चला गया है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे उनकी एक और कंपनी है, ये राकेश झुनझुनवाला खुद है, और ये उनकी एक जो दूसरी एक और है झुनझुनवाला राकेश राधेश्याम, वो है। फिर प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट का स्टेक है, और मुकुल अग्रवाल ने भी यहाँ पे स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है, जो कि एक बहुत बड़े वेल नोन इन्वेस्टर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि किसी भी बड़े इन्वेस्टर को अपने को फॉलो नहीं करना है, अपने को उनको देखना है वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो अच्छी बात है। अगर वो बाय कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट वो बेच रहे हैं तो खराब बात है। बट एकदम ब्लाइंड बाय सेल नहीं करना चाहिए उनको देख के कि झुनझुनवाला ने खरीद लिया तो अपन खरीद ले। क्यों? क्योंकि वो तो करोड़ों का काम करते हैं और अपन लाखों का भी नहीं करते। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। उनके पास 100 कंपनी होती है और अपन उनकी एक कंपनी पे ध्यान दे रहे होते हैं, ठीक है ना। उनको एक कंपनी में झटका लग भी गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो चीज़ों को अपने को बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे DIIs ने भी स्टेक वगैरह अच्छा खासा बढ़ाया है। FIIs में यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं जो 1% से ज़्यादा होल्ड करता हो, ठीक है। वैल्यूएशंस के टर्म में अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो इनका मार्केट प्राइस चल रहा है 2000 रुपये के चल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप पी रेशो देखोगे तो 20 का पी आता है। प्राइस टू बुक रेशो यहाँ पे 5.83 हो गया है। EV टू EBITDA रेशो यहाँ पे 10 हो गया। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी थोड़ी महंगी हो गई है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो मैं जैसे कि अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे जो पी रेशो की हिस्ट्री है ना इसकी, वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पी रेशो जहाँ पहले इसका 50 के आसपास होता था, अभी ये है ना 20 के आसपास हो गया है। और अगर अपन 1 साल का भी देखते हैं तो लगभग 1 साल के अंदर भी यहाँ पे जो पी रेशो है वो यहाँ पे अभी भी थोड़ी बहुत यहाँ पे अपसाइड बाकी है। तो 20 के पी पे अभी ये ट्रेड हो रहा है। और ये सारी चीज़ें, अब ये पी रेशो इसलिए भी बदल गया क्योंकि Q4 बहुत ही एक्सेप्शनल था, तो उसके कारण यहाँ पे चीज़ें बदली है। बाकी अगर अपन 3 महीने का पी रेशो देखें तो लगभग यहाँ पे अब है ना रिकवरी की है कंपनी ने। एकदम से इनका पी अभी कम हो गया था और फिर एकदम से यहाँ पे बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और जो चीज़ अपने को देखनी है, मैं आपको बता दूं, पीयर कंपैरिजंस यहाँ पे है ना इस तरह के बिजनेस में कोई है नहीं, ठीक है। प्राज इंडस्ट्रीज थोड़े बहुत बिजनेस ये करता है, ठीक है। अब यूरेका फॉर्ब्स से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। यूरेका फॉर्ब्स थोड़ा मेरे को है ना जमता नहीं है वो स्टॉक, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे तो जो प्राज इंडस्ट्रीज है उसका बिजनेस बिल्कुल अलग है, बट उसका जो पी रेशो है बहुत हाई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बट यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर सकते हो तो 20 का पी मैं आपको बोलूँगा एक ठीक ठाक स्टॉक है ना। अब अपन आ जाते हैं लास्ट एंड द फाइनल, यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स देख लेते हैं और आपको बता देते हैं कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। चलिए, यहाँ पे जो ये स्टॉक है इसमें रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट लेवल है थोड़े ज़्यादा के हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस भी बड़ा है। अगर आप देखोगे 1700 रुपये के लगभग यहाँ पे इनका सपोर्ट है, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे 2400 रुपये का है, और अभी जो इसका भाव चल रहा है वो 2000 चल रहा है, ठीक है। तो ये रेंज बाउंड ट्रेड अभी यहाँ पे चलता रहेगा जब तक या तो ये पीछे नहीं चला जाता या फिर आगे नहीं चला जाता, ठीक है। बाकी अपन चार्ट्स देखते हो, चार्ट्स में मैं आपको बताता हूँ अभी क्या हो रहा है। यहाँ पे थोड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है ना स्टेबिलिटी आई है, ठीक है। वो जो एक अप मूवमेंट आया था ना वॉल्यूम के बेस पे, अब यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो जोन है, जो यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप जैसा अगर आप कह सकते हो 2000 का, यहाँ पे ना वॉल्यूम्स नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रेड ले नहीं रहा है। और यहाँ पे जो एक पुराने सपोर्ट पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी थी, ठीक है ना। अगर आप देखोगे पुराने सपोर्ट में यहाँ पे जो वॉल्यूम्स आ रही थी वो काफ़ी अच्छी आ रही थी, जो अभी अपन मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि ये कैंडल बन के ऊपर आया था। अब यहाँ पे अगर थोड़ा नीचे जाता है किसी भी कारणवश से, अगर मार्केट गिरता है, जैसे अभी मार्केट में थोड़े नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहे हैं, तो वापस ये ना पुराने सपोर्ट पे आने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे मैं आपको बोलूँगा कि एक लॉन्ग टर्म बेट तो आपको वहीं पे ही करनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, बाकी अगर आप देखोगे इसमें आपको है ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इतनी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी जो मेरा यहाँ पे टारगेट रहता है वो यहाँ पे करीबन 2200-2300 रुपये का टारगेट है साल भर के लिए, जो कि मैं आपको कह सकता हूँ यहाँ पे एक अच्छा 2400 रुपये तक के यहाँ पे टारगेट है जो आप देख सकते हो। बट यहाँ पे जो बाइंग रेंज बनती है वो यहाँ पे मेरे लिए 1700-1800 रुपये के रेंज में ही बनती है। उससे पहले मैं यहाँ पे घुसना नहीं चाहूँगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अभी दूर रहे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक में कोई खास मूवमेंट नहीं बन रहा है। जो मूवमेंट आना था वो आ गया और उसके बाद स्टॉक नीचे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे 2300 रुपये के लेवल्स बनाए थे, 2300-2400 के रुपए के, तो वही अभी एक बार अपन टारगेट रखते हैं। अगर बुलरन के केस में अगर अपन देखें, यहाँ पे अगर मार्केट में बुलरन रहता है तो 2600-2700 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, इसमें की ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं स्टॉक में, आपको कैसे ट्रैक करना है कि यहाँ पे कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। अगर एकदम से इंडिया के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्योरिफिकेशन वगैरह का है ना बहुत चलन चल जाए ना, तो ये स्टॉक वहाँ पे काम भागेगा। जल जीवन मिशन जो है, नल से जल, जो सरकार के तरह तरह की स्कीम
आपको फ़ायदा होगा। ये स्टॉक वैसा है, तो इसको है ना बेसिकली वाटर से फ़ायदा होगा। अगर वाटर की डिमांड या प्योरीफिकेशन और वो सब चीज़ें बढ़ेगी ना, तो इस स्टॉक को यहाँ पे फ़ायदा होगा। बाकी अगर आप देखो कि स्टॉक ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ अच्छी खासी रैली दिखाई है। 3 महीने का भी चार्ट में अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वॉल्यूम्स बहुत हाई बनी थी और एकदम से यहाँ पे वॉल्यूम्स अब बहुत कम हो गई है, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे बहुत ही स्टेबल स्टॉक रहता है, जब ये नीचे रहता है तो बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड करता है, ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप यही सारी चीज़ें देख रहे हो तो अभी यहाँ पे आपको ये एक है ना इसी तरह का जोन रहेगा, ठीक है। हर तरह के अपन ने जोन देखे हुए हैं पहले भी स्टॉक में, तो यहाँ पे भी रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहेगी। तो जो लॉन्ग टर्म के लोग हैं वो तो बने रहे, शॉर्ट टर्म वाले लोग अभी अगर घुसना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करें। बाकी जो जिसको और यहाँ पे ऐड करना है तो वो यहाँ पे 1700-1800 रुपये के लेवल देखें। बाकी ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत ही यूनिक बिजनेस में होती है और इनका यहाँ पे काम बहुत अच्छा होता है। तो ये ऐसे होते हैं जो बाय ऑन डिप्स के कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा था एनालिसिस, और ये जो एनालिसिस है, टारगेट है और ये सारी जो टिप्स वगैरह दी है ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार जानकारी लेके ही इसमें ट्रेड लें, ठीक है। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा अपना।